मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको। तकनीक ने शासन की योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जिसने वास्तव में जनता के शासन के महत्व को समझा भी है और जो हमेशा जिसके बारे में कहा जाता था कि इस व्यक्ति की शासन को बनाने में भूमिका है, लेकिन जब सत्ता में लोग आते हैं तो उसी को भूल जाते हैं। लेकिन तकनीक ने उस तक पहुंच करके शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। तकनीक के कारण जन विश्वास की प्रतीक हमारी प्रशासनिक मशीनरी भी बनी है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो हम सबको इस बारे में एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। मुझे याद है जब 2017 में मार्च 17 में मुझे मुख्यमंत्री पद की यहां शपथ लेनी थी, लेकिन दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 इन 2 महीनों के दौरान मैं एक आंदोलन के साथ जुड़ा रहा। आप अनुमान कर सकते हैं एक ऐसे राज्य में जहां पर जो इलेक्शन को फेस कर रहा हो, इलेक्शन के साथ साथ मैं एक ऐसे कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ था जो खाद्यान्न योजना से जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में लाखों की संख्या में एक आबादी मुसहर जाति की होती है। उस मुसहर जाति के बारे में कहा जाता है कि यह यानी उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। उनके इस आंदोलन के साथ मैं 2003 से 2008 के दौरान जुड़ा रहा। उस दौरान हमने उनको काफी सुविधाएं और शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य भी किया, लेकिन बाद में मेरे अन्यत्र व्यस्तता के कारण मैं उस अभियान से अपने को अलग कर लिया था। लेकिन दिसंबर 2016 में मुझे कुछ सूचनाएं मिली कि उन क्षेत्रों में भूख से कुछ मौतें हो रही हैं। आज के समय में कोई कहे कि भूख से मौत, तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तविकता थी। तो मैंने उन क्षेत्रों का दौरा किया। उनमें से बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्हें 2003 से 2018 के बीच में मैंने अपने अभियान के दौरान राशन कार्ड उपलब्ध करवाए थे। तो उस समय मैं जब उन परिवारों के बीच पहुंचा तो मैंने पूछा उन लोगों से, मैंने कहा भाई आखिर आप भूख से ये मौतें कैसे हो पा रही हैं? राशन कार्ड मैंने उपलब्ध कराया था। उन्होंने कहा साहब राशन कार्ड हमारा फिर से वापस ले लिया गया। राशन कार्ड कोटेदार ने अपने पास ले करके दूसरे नाम से उसके नाम पे राशन निकालता था, लेकिन उस गरीब को राशन नहीं मिल पाता था। 2017 में जब सरकार बनी तो मैंने ये विभाग अपने पास ही रखा और मैंने इसकी जांच करानी शुरू की। प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख फर्जी राशन कार्ड प्राप्त हमें देखने को मिले और फिर मैंने सर्वे कराया कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इससे भी बड़ी संख्या थी। उस समय हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि हम लोग स्मार्ट कार्ड जारी करेंगे, लेकिन जब स्मार्ट कार्ड की बात आई तो ये बात सामने आई कि इसके लिए हमें 3000 करोड़ रुपए शासन को खर्च करने पड़ेंगे। राज्य की स्थिति ऐसी नहीं थी कि एक साथ हम एक योजना में इतना पैसा खर्च कर सकें, क्योंकि उसी समय किसानों के कर्ज को भी हमें माफ करना था और भी तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाना था। तो अंत में ये हुआ कि हम तकनीक का सहारा क्यों ना लें।
तो पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने राशन की दुकानों को ई-पॉस मशीन से जोड़ने का कार्य किया, पहले शहरी क्षेत्र में और फिर ग्रामीण क्षेत्र में 80,000 कोटी की दुकानों को ई-पॉस मशीन के साथ जोड़ा और एक सामान्य 10-5 पैसे के राशन कार्ड बनाए। हमने कहा कोई अलग से राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत कम पैसे में आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे 80,000 राशन की दुकानों के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से है। अगर आप देश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न वितरण का संतुष्टि का जो लेवल है वो 96% है, 96% है। तकनीक के माध्यम से हर गरीब आज उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त करता है, जिसमें 16 करोड़ की आबादी ऐसी है जो अंत्योदय या पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड के माध्यम से शासन की इन दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करता है। एक पक्ष तो वह जो शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ तकनीक का उपयोग करके विगत 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 करोड़ रुपए की बचत भी की है। आप अनुमान करिए 2500 करोड़ रुपए केवल एक योजना के माध्यम से राज्य सरकार बचा रही है, ई-पॉस मशीन लगा करके। अगर तकनीक नहीं होता तो प्रदेश के अंदर लाखों लोग यानी करोड़ों लोग, लाखों परिवार थे। एक परिवार में 4 से 5 सदस्य कम से कम होते हैं, तो लाखों की संख्या में ऐसे परिवार थे जो इससे वंचित होते थे। तो लाखों परिवार और करोड़ों की संख्या में जो लाभार्थी थे वे राशन से वंचित रहते थे। आज उन सबको राशन भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ प्रदेश सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के परिणाम स्वरूप लगभग 1250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बचत भी हो रही है। ये है तकनीक का महत्व हम सबके जीवन में किस रूप में है। हम लोगों ने तकनीक के माध्यम से हर एक व्यवस्था में काफी यानी रेवेन्यू प्रदेश का अचानक नहीं बढ़ा। आज जो लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जो एक परसेप्शन चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में, जब देखा था कि ये गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, ये कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला रहा होगा। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में ये मान्यता थी कि उत्तर प्रदेश में तो लोगों की रुचि नहीं, काम करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपनी अपनी बातें होती थी। लेकिन आज जो कंप्यूटर एसोसिएशन ने अपने पुरस्कार की जो सूची तैयार की, जिसमें 49 परियोजनाओं के जो पुरस्कार हुए हैं उसमें 7 उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, राज्यों के उसमें 7 उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। और उसमें उत्तर प्रदेश को ई गवर्नेंस का जो पुरस्कार है वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना, इस बात को साबित, ये बात सामने आती है कि हम लोगों ने इसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास भी किया है। और अच्छा करने का प्रयास किस रूप में किया? तकनीक का उपयोग हमने जिस भी सेक्टर में किया उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। याद करिए 2014 में जब देश के अंदर हर गरीब का जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी जी खुलवा रहे थे, उस समय लोग टिप्पणी करते थे कि खाली अकाउंट खुलवाने से क्या हो जाएगा। उस समय लोगों की अलग अलग धारणाएं थी। कोई कहता था कि अब 15 लाख रुपए आ जाएगा, कोई कहता था इतना पैसा आ जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जिन 35 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले थे, अन्य दिनों में उनको इसका क्रेडिट का लाभ कितना मिला ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी सोच को, उसकी कार्य पद्धति को। लेकिन कोविड के दौरान जब हर गरीब महिला के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट धारी हर महिला के खाते में अतिरिक्त धनराशि देने की व्यवस्था हुई और पैसा उनके खाते में पहुंचना प्रारंभ हुआ, तो मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भूख से कोरोना के दौरान एक भी व्यक्ति मौत का शिकार नहीं हुआ या भूखों नहीं रहा। इतनी बड़ी महामारी में 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान
देश के अंदर कहीं से भी कोई इस प्रकार की अप्रिय समाचार किसी को सुनने देखने को नहीं मिला। अन्यथा होता क्या था, हम लोगों को कोविड के दौरान 87 लाख पेंशन धारक हैं प्रदेश के अंदर, जो वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ लेते हैं। और ये 87 लाख लोगों को पेंशन की शिकायत इससे पहले क्या मिलती थी? इससे पहले शिकायतें मिलती थी कि उनका जो पेंशन जाता था हर तीसरे महीने जाता था। 3 महीने में पहले उनको बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन 3 महीने या 6 महीने के अंदर जब पैसा जाता था तो वो किसी कार्यालय में जाता था पेंशन प्राप्त करने के लिए, तो उसमें भी उससे नकद ले लिया जाता था पहले, और तब उसको चेक दिया जाता था। लेकिन अब तकनीक उस पैसे को डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में भेजती है। हमने कोरोना कालखंड में एडवांस पेंशन देना प्रारंभ किया और पैसा डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में भेजते थे, और फिर उसके साथ हम वर्चुअली संवाद स्थापित करते थे। तो व्यक्ति इस बात को कहता था कि हाँ साहब, पैसा हमें मिल गया है। उसके चेहरे की चमक, महत्व इस बात का नहीं था कि पैसे की राशि कितनी बड़ी है, महत्व इस बात का है कि वह पैसा समय से उसकी जरूरत के हिसाब से उसको प्राप्त हुआ, और उस व्यक्ति को इस बात पर विश्वास हुआ कि शासन की मशीनरी इतनी पारदर्शी तरीके के साथ मुझे ये पैसा, जितनी राशि मेरे लिए स्वीकृत हुई है उतनी राशि मेरे अकाउंट में पहुंच पा रही है, और मैं अपनी विपत्ति के समय इस पैसे का उपयोग कर पाऊंगा। ये एक विश्वास उसके मन में था। कोरोना के दौरान हम इस बात को देखते थे। एक समय जब कोरोना के कुछ केसेस आए हमारे यहां, बहुत सारे लोगों ने सेल्फ क्वारंटीन कर दिया अपने आप को। हमारे सामने संकट था। अब अनुमान कर लीजिए, जब कोई उस फील्ड से जुड़े हुए लोग ही अपने को सेल्फ क्वारंटीन कर लें तो क्या स्थिति होगी? स्थिति बड़ी वैसी थी। लेकिन उस सब के बावजूद तकनीक ने कितना बड़ा सहारा दिया हमें। हमने कोरोना की जांच का मामला रहा हो, जांच की रिपोर्ट उस व्यक्ति तक पहुंचाने का रहा हो, या फिर किसी व्यक्ति की जांच रिपोर्ट उसका मोबाइल फोन मिल गया तो उसके माध्यम से ये भी यानी हर जगह इस बात को, अलर्टनेस के बारे में कितनी अच्छी बेहतरीन सिस्टम भारत सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने बनाया था कि कोई व्यक्ति अगर कोविड संक्रमित है, वह अगर कहीं किसी सोसाइटी में आ गया है और उसने अपना जांच कराने के लिए सैंपल दिया है, तो आप इस बात को अनुमान कर सकते हैं कि उसके उस किसी सोसाइटी के बीच में पहुंचते ही अलर्टनेस आने लगते थे, लोग अलर्ट होने लगते थे। और बहुत बार ऐसी स्थिति होती थी कि संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में उस अलर्टनेस ने काफी बड़ा योगदान दिया है। तकनीक जीवन के हर एक फील्ड में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, और मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां चाहे वह कॉमर्शियल टैक्स का हो, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन का हो, या एक्साइज का हो, या फिर किसी भी फील्ड में हम किसानों को इस समय, हमारे यहां वर्तमान में 119 चीनी मिलें चल रही हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि हमेशा हर बार एक बात को लेकर के विवाद होता था, गन्ना की पर्ची को लेकर के, गन्ने की तुलाई को लेकर के, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के, पर्ची को लेने देने को लेकर के विवाद होता था। हम लोगों ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी कि किसान के स्मार्टफोन पर पूरा मैसेज आता है, उसी में उसको पर्ची उपलब्ध हो जाती है, उसको कहीं किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक सिस्टम के साथ उसको जोड़ दिया गया है। ई ऑफिस की व्यवस्था भी हमारे यहाँ उसी प्रकार से चल रही, तमाम प्रकार के कार्यक्रम इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही हैं। आज ही मैं इससे पहले एक कार्यक्रम में था जिसमें स्वामित्व योजना के अंतर्गत, आपको याद होगा जब अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जो ज्यादातर विवाद हैं इसी बात को लेकर के थे कि गांव में आबादी की जमीन पर कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की सहमति से अपना आवास बना लेता था, लेकिन वह आवास उसके नाम पे नहीं होता था,
अगर कभी वह परिवार कमजोर हुआ, गरीब हुआ और उसकी स्थिति ऐसी नहीं रही कि वह अपने हक को फिर से स्थापित कर सके, तो उसका मकान टूटने के बाद उसको बहुत कठिनाई होती थी, उसका शोषण होता था, वो फिर से वहां आवास नहीं बना पाता था। उसका परिणाम क्या था कि गांव में झगड़े होते थे, विवाद होते थे। गांव में अधिकतर विवाद छोटी छोटी जमीनों के टुकड़ों को लेकर के होते हैं। और गांव में आप देखते होंगे जितनी भी हत्या की घटनाएं घटित होती हैं कि किसी बड़े चेक को लेकर नहीं होती है, कोई 20 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ को लेकर नहीं होता है, 1 फुट 2 फुट को लेकर के। ये छोटे छोटे जमीन के जो विवाद हैं, ये अक्सर कानून व्यवस्था के लिए भी एक संकट हुआ करते थे। लेकिन हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष के दौरान एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता भी कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। आज ड्रोन से एक एक गांव की मैपिंग हो जाती है, एक एक घर के बारे में, यानी एक एक इंच भूमि के बारे में, और उसका पूरा नवेद आ जाती है कि इसका घर कहां पे है, उसमें सारी उसकी व्यवस्था सामने आ जाती है। और फिर उसको डिजिटल रूप से उसको स्वामित्व योजना के माध्यम से उसको उसकी जमीन का हक उपलब्ध करा दिया जाता है। उस जमीन का टुकड़ा जहां उसका घर है उसके नाम से चढ़ा दिया जाता है। इस स्वामित्व योजना का लाभ किस रूप में हुआ? आज ही हम 1,57,000 परिवारों को स्वामित्व योजना के माध्यम से उसकी जमीन के टुकड़े का लाभ, मकान जहां पर है, ये देकर के आए हैं। 11 जनपदों के 1,000 ग्राम पंचायतों के 1,57,000 परिवारों को आज ही सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। अगर तकनीक नहीं होती, 1,000 गांवों के लिए हमें कितने लेखपाल तैनात करने पड़ते हैं, कितने राजस्व कर्मी तैनात करने पड़ते हैं, और उन राजस्व कर्मियों के साथ लेखपाल अगर ईमानदार न हो तो उसके बाद फिर वह जब भी नापता एक नया विवाद को खड़ा करता है। जैसे अक्सर चकबंदी में होता है, जहां विवाद नहीं, आप चकबंदी शुरू कर दीजिए तो नया विवाद खड़े हो जाएंगे, और जहां मारकाट नहीं होनी तो वहां मारकाट शुरू हो जाएगी। तो यही स्थिति होती थी, यही स्थिति थी। लेकिन तकनीक ने कितना आसान बना दिया कि कोविड-19 के बावजूद हर एक गरीब को अपनी जमीन के टुकड़े का स्वामित्व का लाभ मिल गया। एक उसके मन में भाव कि जहां पे मेरा पुश्तैनी मकान है, अब ये पुश्तैनी मकान ही नहीं बल्कि ये जमीन भी मेरी है। उसके मन में एक विश्वास जागृत हो गया, क्या उसे कोई इस गांव से उजाड़ नहीं पाएगा। और दूसरा विश्वास इस बात का, अगर उसको अपने स्वयं के किसी कार्य के लिए कल बैंक से लोन लेना पड़े तो जमीन उसको लोन दिलाने में सहायक हो सकती है, क्योंकि उस जमीन का मालिक अब वह बन चुका है। यह एक बड़ा कार्य इस फील्ड में हम सबको देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि तकनीक ने जीवन में व्यापक परिवर्तन किया है। और इसलिए तकनीक को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार देशवासियों का आह्वान करते रहे हैं, और हमने तकनीक के महत्व को पूरे देश ने कोविड-19 के इस कालखंड में बहुत मजबूती के साथ स्वीकार किया है। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि आज यहां पर ई गवर्नेंस के पुरस्कार वितरित हुए हैं। विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने ये पुरस्कार लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि आपके राज्यों में जो अच्छा कार्य हो रहा है, कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यद्यपि इसको आगे बढ़ाने में पिछले 18 वर्षों से योगदान दे रही है। 1965 से ही, अपनी स्थापना काल से ही इसने इस फील्ड में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि इसे और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, यह आज की आवश्यकता है। समय के अनुरूप अगर तकनीक को हम अपना करके आगे बढ़ सकेंगे तो मुझे लगता है कि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति हो, समुदाय हो या राष्ट्र हो, वह ही अग्रणी कहलाएगा। और आज का समय अर्थ प्रदान व्यवस्था का समय है। हमें अर्थ प्रदान व्यवस्था के समय में तकनीक के महत्व को हर एक स्तर पर स्वीकार करना होगा। इसको सकारात्मक भाव के साथ लेकर के
अगर हम इसको आगे लेकर के चल पाएंगे तो यह न केवल हमारी समृद्धि का प्रतीक बनेगा, बल्कि तकनीक आम नागरिक के जीवन में भी खुशहाली का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को यहाँ पर जो उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इसके लिए मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूँ। मेरा विश्वास होगा कि उत्तर प्रदेश के भी जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, इसमें ज़्यादातर तो मुख्यमंत्री कार्यालय से ही संबंधित रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय मैं 2017 में ही ई ऑफिस की बात करता था। दूसरा, यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किए हैं और आने वाले समय में हमने इस बात को तय किया है कि अगली जो हमारी कैबिनेट होगी वह ई कैबिनेट ही होनी है। विधानसभा भी, उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो हमारा विधानमंडल का सत्र होने जा रहा है 18 से, उसकी ट्रेनिंग चल रही है इस समय, और ट्रेनिंग में भी हम लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विधानसभा और विधान परिषद के जो सत्र चलें उसमें भी हम तकनीक का ही उपयोग करें। बजट हमारा जो प्रस्तुत होगा वह पेपरलेस ही हो और उसको हम ई बजट के रूप में प्रस्तुत करें, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। आगे भी जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे उसको हम इसी रूप में आगे लेकर के जाएंगे। निश्चित ही इसका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, जीवन आसान होगा, एक गरीब तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिलेगी और लोकतंत्र को और पुष्ट करने में इससे मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से कंप्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उनसे जुड़े हुए सभी जो पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने आज यहाँ पर ई गवर्नेंस के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे योगी आदित्यनाथ। यहाँ लखनऊ से हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे थे सोसाइटी ऑफ कंप्यूटर, जहाँ से वो जनता को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service.